हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास जर्नल आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट क्लास में हमने अपने पास जर्नल में देख लिया था कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किस तरीके से रहता है अगर हम गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं आज अपने पास। तो हमने लास्ट क्लास में 26वीं एंट्री तक कर लिया था, 26th एंट्री तक। ठीक है, तो आगे करते हैं अपने पास 27th एंट्री देखते हैं। आ जाओ 27th एंट्री देखते हैं। अब हम पकड़ते हैं अपने पास सेल्स के अंदर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। वैसे सेम ही चीज़ रहेगी ट्रीटमेंट, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एंट्री उल्टी हो जाएंगी। जहाँ परचेज वाली डेबिट होती थी परचेजेस, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा सेल्स, और कैश ऊपर नीचे गिर हो जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर बचे हुए जो भी एंट्री छोटी मोटी बच जाएंगी वो कंप्लीट कर लेंगे। आ जाओ, तो लिखना शुरू करो अपने पास 27th एंट्री। सोल्ड गुड्स, लिस्ट प्राइस ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% and कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, हमने गुड्स बेचे, उनकी लिस्ट प्राइस थी 20,000। लिस्ट प्राइस समझते हैं, जो दुकानों पे लिस्ट लगी हुई होती है उस लिस्ट में ये प्राइस लिखा हुआ था। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। ठीक, पहले चीज़ तो मुझे देख के बताओ कि गुड्स का पैसा मिल गया या नहीं। गुड्स कैश पे बेचे गए हैं या उधार पे? कैश पे, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक, तो बताओ पहले तो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, कौन से सेल्स, डिस्काउंट, रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट नहीं, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड, और दूसरा कैश। सेल्स क्या है एक बिजनेस के लिए? ढंगर। डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश। तो बताओ सेल करने से बिजनेस की इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। इनकम बढ़ी तो डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो असेट सेल करा, बिजनेस में कैश आया या गया? डंगरों। और नालायक कहीं के। सेल करा हमने, सर हमारे साथ तो आपकी गलती हो जाती है। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट की चक्कर हो रही है, अमाउंट कितना आएगा? तो लिस्ट प्राइस है हमारी 20,000, इसमें से माइनस करो पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी कि 2,000, माइनस करने के बाद आ गया 18,000। इसमें से माइनस होगा कैश डिस्काउंट। कितने पे कैश डिस्काउंट लगाऊं? 18,000। 18,000 का 5% माइनस करके आ गया 17,100। तो कैश में कितना लिखूं बताओ? कैश में अमाउंट कितना लिखूं? 18,000। 17,100।
जो कैश में रिसीव हो रहा है, जो कैश डिस्काउंट है 900 ये अलग आएगा, और टू सेल्स 18,000 सर छुट्टी मार दी है। सर छुट्टी मार दी ना इसके सब गलत तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। आगे करें। नेक्स्ट 28th, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 2%, 75% of the amount is paid in cash. तो पहले अमाउंट निकाल लें। तो जो लिस्ट प्राइस है वो है 50,000। अब कह रहा है 75% अमाउंट कैश में पे किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 2% है। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दूं, जो अमाउंट कैश में है या जो अमाउंट क्रेडिट में है? ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो 5% है ये कौन से अमाउंट पे लें, जो 75% कैश में पे किया गया है वो, या जो 25% क्रेडिट पे है वो? प्राइस पे मिलेगा ना। पूरे लिस्ट प्राइस पे, टोटल अमाउंट पे, कैश और क्रेडिट दोनों पे मिलता है ये। तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 5% हो गया, अब इस अमाउंट के दो टुकड़े करो, 75%, 25%। निकालो जरा कैलकुलेटर पे, 47,500 इंटू 75%, 47,500 इंटू 75%, सर 35,625 35,625 माइनस करना 47,500 इसमें से, तो इतना आ जाएगा। ये माइनस करना कितना आ रहा है, 3,565, इसमें से माइनस कर दो, सर 11,875 11,875। ठीक है, अब ये अमाउंट हमारा कैश में है और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट में है। तो ठीक है, कैश वाले में से माइनस करो कैश डिस्काउंट, तो 35,625 का 2% निकालो, सर माइनस होगा 7,001 नहीं 712.5 माइनस 712.5, तो 713 ले लेता हूँ। माइनस करके बताओ, 35,625 में से 713 माइनस कर दो, 34,912। और इसके अंदर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो ये 11,875 ही आएगा। अब अकाउंट्स बताओ कौन से अकाउंट्स? सर सेल्स होगा सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश, किसका? हाँ, क्रेडिट सेल्स भी हुई है, तो सेल्स की ना सर किराया रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल है
डेटर, सेल्स हमारे लिए, सर का कम है, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे फ्रेंड्स कैश, ऐसे। डेटर, सर वो ये तो हमारा है, सेल करने से इनकम बढ़ी या घटी? बड़ी बढ़ेगी तो हाँ? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देने से हमारा खर्चा बढ़ा या घटा? कैश बढ़ा या घटा? बड़ी डेटर बढ़ा या घटा? कैश में कितना अमाउंट लिखूं? कितना? 34,912। डेटर में 11,875। डिस्काउंट अलाउड 713 और टोटल आ जाएगा 47,500। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना क्या हमने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज लिख ली है क्या? एक बार पीछे जाओ रजिस्टर्स में, चेक करना क्या हमने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कर ली हैं। नहीं सही बात है। लगाओ चलो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर $10,000। हमारा एक फर्नीचर है, उस पर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मतलब समझते हैं, फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आना। क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज़ किया, उसकी वैल्यू में फिर गिरावट आती है, उस गिरावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अकाउंट्स कौन से? डेप्रिसिएशन और फर्नीचर और डेप्रिसिएशन। तो एक खाता हमारा डेप्रिसिएशन, दूसरा हमारा फर्नीचर। तो बताओ डेप्रिसिएशन हमारे लिए असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या है? फर्नीचर क्या है? एक डेप्रिसिएशन जो हमारा खर्चा है, लगाने से बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है खर्चा। खर्चा बढ़ेगा तो, और फर्नीचर जो असेट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट हमने बैड डेट्स की कर ली थी, बैड डेट्स रिकवर्ड की भी कर ली थी। नेक्स्ट गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। $10,000। 10,000 के गुड्स प्रोप्राइटर जो ओनर है वो अपने खुद के यूज के लिए लेके चला गया। ठीक, बताओ कौन से अकाउंट्स दिख रहे हैं? और एक ड्राइंग दिख रहा है और एक
एक ड्राइंग्स दिख रहा है और प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम ड्राइंग्स से, ओनर को ड्राइंग से रिप्रेजेंट कर रहे हो। सर गुड्स को लिखेंगे। गुड्स हैं, गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते, तो यहां लिखते हैं परचेजेस। देखो हमने माल पहले खरीदा होगा अपने बिजनेस पर्पस के लिए, फिर क्या किया, ओनर को लगा ये खुद के लिए यूटिलाइज कर लेता हूं, तो क्या किया, पहले माल जो खरीदा अब वो बाहर चला गया फर्म से बाहर, तो जब उसने परचेज किया था तो क्या रिकॉर्ड किया था, परचेजेस से। अब जो बाहर जा रहा है तो वो भी परचेजेस से ही कम कर देगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि सारा माल ले गया होगा, जितना माल लेके चला गया उतने से परचेजेस कम हो जाएगी। ठीक, ड्राइंग्स क्या है, ओनर की जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, जो कैपिटल वो बाहर लेके गया, तो ड्राइंग्स कह सकते हो एक तरीके से कि एक लाइबिलिटी है जो कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। परचेजेस एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस कम हो रहा है, क्योंकि माल परचेज जब किया था तो उन्होंने खर्चे बढ़ा दिए होंगे, परचेजेस एक्सपेंस बढ़ा दिया होगा, बट अब वो माल बाहर चला गया तो फर्म का वो खर्चा ही नहीं माना जाएगा, तो खर्चा कम हो गया फर्म का, तो इसलिए एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। ड्राइंग्स कैपिटल का रिडक्शन है, कैपिटल कम हो रही है, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। $25,000, 25,000 रुपये के गुड्स चैरिटी में दे दिए, डोनेट कर दिए। बताओ कौन से अकाउंट्स दिख रहे हैं तुम्हें? एक चैरिटी और दूसरा गुड्स। गुड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो चैरिटी हमारे लिए एक खर्चा है, और परचेजेस जब किए होंगे हमने तब वो भी उसको खर्चा ही बुक किया होगा हमने। तो माल हमने खरीदा अपने बिजनेस के लिए कि बिजनेस में इसको बेचेंगे आगे चल के, क्या हुआ, हमने उसको डोनेट कर दिया। ठीक, तो चैरिटी वाला जो खर्चा है हमारा ये बढ़ गया, और जो परचेजेस वाला खर्चा था वो कम हो गया, क्योंकि हम उसको परचेजेस नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे कि वो चैरिटी कर दी। तो एंट्री बनेगी चैरिटी डेबिट टू परचेजेस, 25,000। 32, goods distributed as free samples। हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज सैंपल्स। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? एक तो गुड्स है तो गुड्स के लिए तो परचेजेस आएगा। फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स क्यों बांटते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट की देखो, इस्तेमाल करके देखो, तुम्हें पसंद आएगा। तो ये फ्री सैंपल्स हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो वर्ड एडवर्टाइजमेंट यूज किया जाएगा। तो परचेजेस हमारे लिए खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए खर्चा होता है।
तो परचेजेस करने से खर्चा हमारा बढ़ा या घटा? बड़ा। नालायक। सर परचेज करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट 33rd, गुड्स used in the construction of building दो लाख। हमने गुड्स यूज करे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, बताओ कौन से खाते? सर परचेज करेंगे तो सर खर्चा भी पड़ेगा सर, इसका क्या है? कोई बात नहीं, तेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा नालायक। सर बताओ। एक बिल्डिंग और दूसरा गुड्स के लिए परचेजेस। तो हमने माल खरीदा था कि हम बिजनेस में यूज़ करेंगे, क्या कर लिया उससे हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर ली। तो क्या हुआ, परचेज वाला खर्चा हमारा कम हो गया। माल खरीदा तो था कि उसको बेचेंगे, बट बेचने में यूज़ नहीं हुआ तो खर्चा हमारा कम हो गया, तो क्रेडिट। और बिल्डिंग हमारा असेट है, वो बढ़ जाएगा तो वो डेबिट। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग डेबिट टू परचेजेस 2 लाख। ठीक है। थर्टी थर्ड एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट अब छोटी मोटी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 34th, प्रीपेड रेंट ₹5,000 लो। रेंट हमने प्रीपे किया। प्रीपे करने का मतलब क्या होता है, रेंट हमने पहले से पे कर दिया। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या करता है जनरली, जब हमने रेंट पे किया होगा तो हम एंट्री कर चुके होंगे रेंट डेबिट टू कैश। ठीक है। बट हमें क्या पता चला, यार इसमें तो कुछ रेंट अगले साल का है। प्रीपेड रेंट का यहां मतलब क्या है, अगले साल की कुछ रेंट दे दिया। तो होता क्या है, जब हम एंट्री पहले रेंट की करते हैं सीधी सीधी एंट्री कर देते हैं रेंट डेबिट टू कैश। बट क्या निकलता है कि इसके अंदर काफी तो करंट ईयर का होता है, कुछ पोर्शन नेक्स्ट ईयर का भी हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेबिट कर चुके हैं रेंट, कौन सा, अगले साल वाला भी। डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो अगले साल डेबिट होगा जब एक्चुअल में वो उस साल पहुंचेंगे हम। तो हुआ क्या, इस साल का रेंट डेबिट हो गया, इस साल का खर्चा बढ़ गया। तो क्या इस साल का ये खर्चा है, नहीं, अगले साल का है ना। तो इस साल खर्चा बढ़ गया तो खर्चा कम करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, रेंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। मान लो हमने रेंट पे करा 50,000 रुपए का टोटल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 50,000 में से 45,000 रेंट हमारा करंट ईयर का है और 5,000 रेंट नेक्स्ट ईयर का है। तो टोटल हमने 50,000 पे करे ना, पर क्या पता चला 5,000 अगले साल का। तो इस साल का रेंट कितना बुक होना चाहिए एज एक्सपेंस, इस साल का 45। बट हुआ क्या, रेंट डेबिट हो गया होगा 50,000 से, रेंट ज्यादा डेबिट हो गया तो क्या करेंगे, अब रेंट को कम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5,000 से। और ये अगले साल का जो रेंट हमने पे कर दिया 5,000, ये हमारे लिए एक असेट है, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा।
तो ये असेट बन गया, असेट बढ़ गया तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री प्रीपेड रेंट डेबिट 5000 टू रेंट 5000 कर लो। ये कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ये तो सिर्फ रेंट में ना एग्जांपल लिया, इंश्योरेंस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है उसका नाम लिखोगे, प्रीपेड जो भी है, टू जो भी पे किया आपने। क्यों बनेगा, क्या है? किसी को तुमने एडवांस दिया है, तुमने किसी से लिया नहीं है। अगर तुम किसी से एडवांस में ले लो तब इनकम, तब लायबिलिटी है, क्योंकि तुमने काम पूरा नहीं करके दिया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? इस साल का रेंट था, पे नहीं करा, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल करंट ईयर का रेंट है 50,000, बट हमने पे करा है ओनली 45। करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 50, बट हमने पे कितना करा? 45। तो हमने एंट्री करी होगी रेंट टू कैश 45,000, क्योंकि पे इतना ही करा है। तो इस साल का एक्सपेंस डेबिट होना कितना चाहिए था, ये बताओ? 50। डेबिट कितने से हुआ है? 45। तो क्या करना चाहिए? रेंट डेबिट होना चाहिए था 50 से, हुआ कितने से? सिर्फ 45। तो क्या करें अभी? रेंट को और डेबिट करें, कितने से? 5,000 से। और हमारे लिए क्या बन गई? बचा हुआ 5,000 नहीं पे कर, लायबिलिटी बन गई। तो क्या करेंगे? उसको डाल देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होती? क्रेडिट ना। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। ठीक, अच्छा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, $6,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। ठीक, सोचो, हमें फॉर एग्जांपल जो इस साल कमीशन रिसीव हुआ है वो है मान लो 42,000। टोटल कमीशन जो हमें रिसीव हुआ है वो है 42। ठीक, तो जब ये हमें कमीशन रिसीव हुआ होगा, हमने इसकी एंट्री तब क्या करी होगी? नालायक। कैश डेबिट टू कमीशन इनकम 42,000। ये मैंने हाइपोथेटिकल फिगर लिया 42। तो जब हमें कमीशन रिसीव हुई 42, हमने एंट्री करी कैश डेबिट हुई कि पैसा आ गया, और इनकम हो गई तो 42 कर दिया। बट क्या पता चलता है इसमें 6,000 की जो इनकम है कमीशन की, ये कब की है? नेक्स्ट ईयर की है। तो ये इनकम कब बुक होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर बुक होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर बुक होगा तो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर क्रेडिट होना चाहिए ना एज इनकम। बट हुआ क्या? इस साल क्रेडिट हो गया एज इनकम। तो क्या हुआ? कमीशन इनकम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? कमीशन इनकम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 36 से होना चाहिए था। हो कितने से गया? 42। तो क्या करें? कम कर दें, यानी कि कमीशन इनकम क्या करेंगे हम? डेबिट करें, क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिट हो गया ना, तो डेबिट कर दो 6,000 से। और क्योंकि कमीशन एडवांस में मिल गई तो हम क्या करेंगे? इसको
अपनी लाइबिलिटी बुक करेंगे। अगर पैसा पहले मिल जाए, काम ना करो, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। तो 2 एडवांस कमीशन, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट, ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। अगला है कमीशन नॉट येट रिसीव्ड, $2,000। कमीशन नॉट येट रिसीव्ड 2,000। तो मैं इसको घुमा देता हूं। मान लो जो हमें कमीशन इनकम होनी चाहिए, कमीशन इनकम जो हमें होनी चाहिए करंट ईयर में, वो है मान लो 42,000 होनी चाहिए। ठीक, हुआ क्या, कैश में हमें मिली 40,000 और 2,000 जो है हमारी, वो अभी तक नॉट येट रिसीव्ड है, हमें वो अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो जो हमें कैश में मिल गई होगी, वो 40,000 की एंट्री हमने ये करी होगी, कैश डेबिट टू कमीशन इनकम 40,000। तो होना क्या चाहिए था, कमीशन इनकम करंट ईयर की क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी, 42 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। हुई कितने से क्रेडिट अभी, 40 से। तो क्या करें, 2,000 से और क्रेडिट कर दो कमीशन को, तो 2,000 से और क्रेडिट हो जाएगी कमीशन इनकम। और डेबिट क्या करें, ये कमीशन फ्यूचर में मिल जाएगी, है कि नहीं। तो हम इसको डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग कमीशन या सब कमीशन इन अरियर्स, कमीशन इन अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, जो मिली नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अगर वर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग से मतलब होता है लायबिलिटी, और अगर वर्ड लिखा है अरियर्स, तो अरियर्स का मतलब होता है असेट। ऐसा नहीं होता, आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी भी हो सकता है, असेट भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है पैसा जब पे करना था, पे नहीं किया गया। ठीक है, तो या तो हमें नहीं मिला या हमने नहीं दिया। अगर हमें नहीं मिला पैसा तो हमारे लिए असेट है, हमने किसी को देना था, हमने नहीं दिया, तो वो लायबिलिटी। सेम चीज अरियर्स के लिए भी, अरियर्स का मतलब है चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर हमें पेमेंट नहीं मिली तो असेट, हमने नहीं करी तो लायबिलिटी। तो ये दिमाग से निकाल दो, पता नहीं क्यों बच्चों दिमाग में बैठा लेते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब ही लायबिलिटी है। अरे जरूरी नहीं है लायबिलिटी हो, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा प्रीपेड रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन, ये सब हो गए। आई थिंक सारी एंट्रीज कवर होगी। कुछ और एंट्री याद आ रही है जो तुम्हें याद लग रहा हो कि हम लोगों ने मिस कर दिया हो? नहीं, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं आती इसमें। जीएसटी वगैरह तुम्हें बस हल्का हल्का ब्रीफ दे दिया जाता है, उसकी एंट्रीज वगैरह का नहीं होता। कोई और एंट्री याद आ रही तुम लोगों को? है लोन, क्या लोन लेने की है? लोन लेने की कर लो। लोन टेकन फ्रॉम SBI 5 लाख। लॉजिक, हमने लोन लिया SBI से, बताओ अकाउंट्स कौन से लोन लिया SBI से, अकाउंट्स कौन से? एक तो SBI, या ऐसे लिख सकते हो लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI, और दूसरा
कैश लिख दो या बैंक, बेटर रहेगा बैंक लिखो, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं ना हाथ में कैश नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई। तो बताओ एसबीआई से लोन लिया, क्या ये असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस? लायबिलिटी। बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस क्या हमारे लिए? लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ी है घटी? बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ी तो और असेट बढ़ा, एंट्री भी मिल गई। बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, ₹5 लाख। और कोई रह गई तुम्हें लग रहा है? कोई एंट्री जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, कोई नहीं आ रही हो समझ? आई थिंक मेजरली सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली हैं, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब इसके अंदर। ठीक है, तो ये एंट्रीज बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके की एंट्रीज रेक्टिफिकेशन में आने वाली हैं कि भैया रेक्टिफिकेशन में ये हुआ, रेक्टिफिकेशन में वो हुआ, एक जर्नल एंट्री बनाते हुए ये एंट्री होगी, वो एंट्री होगी, तो वो गड़बड़ हो गई। तो तुम्हारे को वो एंट्रीज जो ये वाली हैं इनको बनाना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम रटो, तुम रटने बैठोगे तो कोई भी याद नहीं हो पाएगी। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने यह वाले ये यूज़ किया तुम लोगों के साथ, कि भैया अकाउंट आइडेंटिफाई करो, अकाउंट क्या है वो आइडेंटिफाई करो, फिर वो बढ़ रहा है या घट रहा है वो आइडेंटिफाई करो, तुम्हारी जर्नल एंट्रीज अपना बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का चैप्टर डायरेक्टली नहीं आएगा, कहाँ कहाँ आ सकता है? जर्नल एंट्री का चैप्टर तुम्हारे पास एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री पर जर्नल एंट्री है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आएगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी जर्नल एंट्री है। एक चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल, जिसको मैं शॉर्ट में सोगरा बोलता हूं, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल, उसके अंदर जर्नल एंट्री है। फिर तुम्हारा एक चैप्टर है शेयर कैपिटल, उसके अंदर जर्नल एंट्री है। ठीक, पार्टनरशिप में भी पूछ सकते हैं तुम लोगों से एंट्री। पार्टनरशिप में याद करो, तुम लोगों ने 12th जिन ने कॉमर्स से करी है, कि पार्टनरशिप में भी जर्नल एंट्री आ जाती थी, तो पार्टनरशिप में भी आ सकती है। और कौन सा एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन, आने को उसके अंदर भी आ सकता है, कम चांसेस है। डेप्रिसिएशन में तुमसे ज़्यादा वो अकाउंट ही बनाने को कहेंगे, बट पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर भी आ जाए। और कोई डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में तुमसे जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अब तुम ये समझो बेस है, बेस ये इस फाउंडेशन का भी बेस है। तुम्हारे बीकॉम में भी जब आएगा, बीकॉम में भी काफ़ी चैप्टर्स में आएगा, फिर तुम्हारे इंटरमीडिएट में भी आएगा और फाइनल लेवल तक आएगा। तो जर्नल एंट्री तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, समझ के बैठो। तो जर्नल एंट्री रटना नहीं, रटने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया हमने ये किस तरीके से करना है, इतना सा काम करना है और हमारी जर्नल एंट्रीज होती चल जाएंगी। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम जर्नल के बाद लेजर्स पिक कर लेंगे कि जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनते हैं। काफ़ियों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि यार लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, या लेजर पोस्टिंग से जर्नल कैसे बनती है। काफ़ियों को लेजर से जर्नल बनानी नहीं आती, जर्नल से लेजर बनानी आ जाती है, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, एक सवाल पिक करेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर बनाएंगे और लेजर से फिर मतलब जर्नल वापस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।